बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस वी ब्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि फौरी तौर पे आपको मेरे नई जो नया प्रोग्राम्स होता है वो आपको मिल सके। सवालात की बहुतात, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारी बातें, लेकिन घूम फिर के बातें हुई हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों कर होगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल या पाकिस्तान की सियासी महाज़ारी। बहरहाल, तो लेकिन सबसे पहले कि हम उन सवालात का मैं जवाब दूं, तो आज बड़ा तारीख़ी फ़ैसला जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस की जो नज़र षानी की दरख्वास्त थी उसके बारे में आया है कि उनकी दरख्वास्त 6/4 से एक्सेप्ट कर ली गई। अब उनकी जो इसका जो नज़र षानी की दरख्वास्त बेसिकली ये क्या थी, पहले तो ये बता दूं कि नज़र षानी की दरख्वास्त, जैसा कि आपको पता ही है कि पहले जो रेफरेंस दाखिल किया गया था उनके ख़िलाफ़ सदर पाकिस्तान अलवी और इमरान ख़ान साहब वगैरह ने, और जिसमें कहा गया था कि साहब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनकी जायदादें हैं लंदन वगैरह में, यूके में, जो इन्होंने शो नहीं की हैं। बहरहाल, तो वो केस चला और उसका फ़ैसला फिर 10 रुकनी जज ने 7-3 के डिफरेंस से ये किया कि भाई ये रेफरेंस तो गलत है, इसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन जो बात है वो ये है कि जो FBR है उससे हम ये कहते हैं कि तहकीकात करे और जायदादों की और उसकी रिपोर्ट जो है जुडिशल काउंसिल में भेज दे, जहाँ भी केस जो उनका है बददियानती का या जायदादें छुपाने का, उसके बारे में वहाँ पे ये पेश हो। उसकी नज़र षानी की दरख्वास्त की थी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि भाई ये आपने जब उसको रेफरेंस को कॉलम करा दे दिया तो बीच में ये टोटा क्या लगा दिया, क्योंकि FBR तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वो अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट लिखवा लेंगे। नतीजा ये हुआ कि नज़र षानी की दरख्वास्त चलती गई और बिलाखिर आज इसका फ़ैसला आ गया। और वो 7 जज जिन्होंने पहले ये कहा था कि इसको FBR में भेजा जाए, इसमें से 3 जज जो हैं उन्होंने जो है अपना माइंड चेंज किया और उनका नहीं, ये हमसे गलती हुई थी। और उन्होंने कहा कि ये जब हम एक रेफरेंस को रिजेक्ट करते हैं तो उसकी तमाम चीज़ें, उस पर एक नया कानून या नई मंतक अपनी तरफ से उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो जब वो हमने रेफरेंस कैंसिल किया था सदर पाकिस्तान अलवी साहब का, तो बात ख़त्म हो गई थी। लिहाजा अब ये हमने एक्सेप्ट करते हैं नज़र षानी की दरख्वास्त, और फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो FBR वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं, उनकी बेगम को, सरीना को जाने की और उनकी कोई रिपीट की ज़रूरत नहीं। और जब ये ज़रूरत नहीं है तो रेफरेंस ही क्योंकि ख़त्म हो गया, तो पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल वगैरह में जो उनकी सुनवाई वो भी ख़त्म हो गई। तो ये जमहूरियत पसंद लोगों के लिए और जो आज़ाद अदलिया पे यकीन रखते हैं उनके लिए, और जो लोग इदारों को पाकिस्तान के मजबूत देखना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ज़ाहिर से आपको ये पता है कि ये चीज़ें वक्ती हैं, क्योंकि फ़ाइज़ ईसा लगता ये है कि शायद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस ना बन पाए, क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा टाइम उनके बीच में हाइल है, यानी 2023 में जाके वो एलिजिबल होते हैं, और जब तक तो बड़े मौक़े हैं। खैर, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने बड़ा सवाल किया है कि साहब जो है लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में, TLP के बारे में आपने कोई बात नहीं की। ये बड़ा, असल में प्रॉब्लम ये है कि ये तंजीमें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया भी जानती है कि मजहबी जनते होते हैं, ये छोटे छोटे गिरोह हैं और इनको डेवलप किया जाता है
पाकिस्तानी जैसे मुल्क जो होते हैं, जो कि जहाँ पे कंट्रोल डेमोक्रेसी होती है, या शुरू से हम कहते हैं ना कि वहाँ पे एक जमहूरियत जो है वो तो एक बराए नाम चीज़ है ना, तो पीछे से जो कंट्रोल्ड होती है और जो कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, जिसका मैंने शुरू से ही आपको बताया कि किस अनासिर पे मिल के वो लोग बनते हैं और किस तरीके से वो जो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो वो ऐसे गुरों को, मजहबी गुरों को अपने हाथों में रखते हैं और उनको अपने मकासद के लिए वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये भी TLP भी वही है कि वो, क्योंकि असल में बरेलवी मसलक के लोगों का शाह अहमद नूरानी के इंतकाल के बाद जो कि तहरीक जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो 70 के इंतखाबात में और इसमें थी काफ़ी नुमाइयाँ, उसके बाद से इनका कोई ऐसी बड़ी मजहबी तंजीम या मतलब लीडर या रहनुमा रहा नहीं है। तो एक खला है, तो बरेलवी मसलक की इस खला को पूरा करते हैं। तो उसमें जनाब जो रिजवी साहब आए, खादिम हुसैन साहब, तो उन्होंने फिर उसको पूरा किया और उसके पीछे ज़ाहिर वही लोग थे, इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, उन लोगों ने उसको परवान चढ़ाया। तो एक काफ़ी बड़ा गिरोह है और ऐसा गिरोह जो मजहबी जज्बात उभार के अपने बहुत सारी जो उनके फॉलोअर्स हैं उनसे काफ़ी काम ले सकते हैं, यानी प्रेशर ग्रुप जिसे हम कहते हैं, वो प्रेशर ग्रुप है। तो बहरहाल अब क्योंकि यही प्रेशर ग्रुप और इमरान साहब जिस तरह लाए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, तो वो शेख रशीद जो शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि मैं उन्हीं की पैदावार हूँ, तो ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो डेफिनेटली इनका कोई इख्तलाफ तो नहीं है। सिर्फ वक्ती बातें थी कि एक आदमी कहता है कि भाई तुम भी हमारे साथी हो, वज़ीर आज़म बन गए हो, हमारी कुछ आयतें, हमें अपना वोट बैंक को बढ़ाना है, तो भाई तुम ये काम करो ताकि हमारा कुछ, हमारे मुतलबात या हमारी बातें अगर मानी जाएंगी तो जिसकी वजह से हमारा फॉलोअर्स की तादाद बढ़ेगी और हमें वोट ज़्यादा पड़ेंगे। और इन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तुम जो कर रहे हो उससे हमारी हुकूमत को थोड़ा ख़तरा होगा। सिफारती महाज पे ज़ाहिर फ्रांस का सफ़ीर को करना इतना आसान कम नहीं है। तो ये आपस की लड़ाइयाँ थीं और उस पर भी देखिए उन्होंने जो उसको कौल अदम करार दिया तंजीम को, तहरीक को, तो वो भी मतलब क्या था कि आपने वज़ीरात दाखिला के थ्रू उसको किया, वो आपको पता ही था कि 30 दिन में अपील करके आप वापस ही ले लेंगे, कि थोड़ी सी आंखें दिखाई थी आपने, और आंखें दिखाई, उन्होंने कुछ ताकत दिखाई, गल मुक गई, बात ख़त्म, पैसा हज़म, तो होना ना कुछ नहीं था। तो वो सब जो एक था वो बन गया, बातें भी ख़त्म हो गई, वो भी ठंडे हो गए, ये भी हो गए, वो साथ साथ भी साद रिजवी जो आजकल सरबराह हैं वो वापस आ जाएंगे, रहा हो जाएंगे जो तय हुआ है, इसको कौल अदम जो किया गया था वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये फ्लोरिश करेगी पार्टी और इंतखाबी अमल में हिस्सा लेगी और उसी तरह प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेगी, क्योंकि इनको जो इस्तेमाल किया जाता है ना कि यार इस हलके में इस आदमी के 10,000 वोट कम करवाने ताकि दूसरी पार्टी जीत जाए, या 20,000 वोट करवाने, तो ये बेसिकली वो ग्रुप्स हैं। और फिर इनको हंगामा मारे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जब अगर कोई आदमी थोड़ा सा सरकश हो जाए या इस्टेब्लिशमेंट के से थोड़ा सा ज़्यादा इख्तलाफ करने लगे तो फिर उनको खड़ा भी कर दिया जाता है, छोटे छोटे मतलब मुतालबात को वो करके, और वो लेकर झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। खैर, तो इसलिए मैंने इस पर कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, मुझे पता ही था कि ये तो आपस का एक छोटा मोटा मामला है जो ख़त्म हो जाएगा। वो खामोशी से ख़त्म भी हो गया और अब उसके बाद पता भी नहीं लगा कि हुआ क्या था तो ये वो कहानी, सब लोग रहा भी हो गए भला भला। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारी जनाब कुछ मुक़्तदर शख्सियात ने सहाफ़ियों को जब भी बुलाया था लास्ट वीक, 30 सहाफ़ियों को, तो ज़ाहिर है कि वो तो ऑन द रिकॉर्ड तो कोई बात नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। और जो लोगों ने
एक लिमिटेड हद तक उनको लीक भी किया है। तो उनमें ये भी है कि साहब, जब उनसे पूछा गया कि भाई टीएलपी का क्या होगा या उसका मुस्तकबिल क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये पार्टी रहेगी और ये सियासत में अपना किरदार अदा करती रहेगी। दूसरा, एक पॉलिसी तब्दीली काफ़ी आई है, उसके बारे में भी इज़हार ख्याल किया गया कि इंडिया से ताल्लुकात। तो लगता ये है कि पसे पर्दा जो कहते हैं ना बैकडोर चैनल, और वहाँ पर जो डिप्लोमेसी जो चल रही है, जिसमें मुत्तहदा अरब अमाराट्स एक रोल कर रहा है, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इंडिया की और पाकिस्तान की वो मुलाकातें कर रही हैं, बातें कर रही हैं, और काफ़ी उमूर पे। और उसमें हुकूमत जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट का जो पुराना रोल था ना, या पुराना मौक़िफ़ था, रोल तो नहीं कहना चाहिए, कश्मीर के बारे में, कि भाई कश्मीर तो अटूट अंग है पाकिस्तान का और हम मुजाहिदीन तैयार करेंगे और ये करेंगे भला भला उसको आज़ाद कराएंगे, वो थोड़ा सा उस पर तब्दीली आई। और उसमें बाकायदा इस इजलास में जो साफ़ियों के साथ हुआ और मुक़्तदर शख्सियात जो थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, अब जो हालात हैं, जो वाक़ात हैं, और जो पिछले 70 सालों में अब वो तमाम चीज़ें इतनी तब्दील हो गई हैं कि हम उस मौक़िफ़ को लेकर नहीं चल सकते। हमें अपने हमसायों से ताल्लुकात को रखना है। हमें तो इसलिए हमारी उनसे बातचीत चल रही है, 2017 से शुरू हुई थी, बीच में ठंडी पड़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तेज़ी आ रही है, जिसमें यह कि तजारती रवाबित भी हों, सीज़ फायर भी हो, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ मतलब जो बहुत ज़्यादा लड़ाई और जंग की बातें ख़त्म की जाएं। और कश्मीर के मामले में भी हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं और हम ये कहते हैं कि ठीक है, कश्मीर में जो भी किया वो तो ज़ाहिर इंडिया ने जो किया है, लेकिन उसमें जो कानून सिर्फ जायदादों वाला है कि दूसरे गैर कश्मीरी भी वहाँ जायदादें ख़रीद सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हमारी ये सख्ती है, या हम चाहते हैं कि उसके बारे में इंडिया थोड़ा सा करे कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से वहाँ के जो भी मुसलमान वगैरह हैं वो अक़लियत में तब्दील ना हो जाएं, जो भी इस वक्त अक्सरियत में हैं उस कानून के तहत, क्योंकि कोई गैर कश्मीरी वहाँ पे जायदादें ख़रीद नहीं सकता, सिर्फ जिनके हैं जो वहाँ पे नस्लन रह रहे हैं वही लोग ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं आपस में। बाकी चीज़ों पे हमें कुछ नहीं है कि वो इंडिया वहाँ पे कितनी तरक्कियाँ करता है, क्या फ़ौजी कार्रवाई करता है, कैसे कंट्रोल करता है, वला वला, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, या फ़िलहाल हमने उस पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है, ताकि हम चाहते हैं कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि अगर इतना भी हो जाता है, जिसको जो हम जैसे लोग, जमहूरियत पसंद लोग, वही बेवतन लोग और दूसरे जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं शुरू से कि यार झगड़ा, देखो इख्तलाफात होते हैं, लेकिन कभी इख्तलाफात को जंग की शक्ल में नहीं लाना चाहिए। इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन ताल्लुकात जो हैं वो उसूली मौक़ों पे, जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पे आपस में मफ़ाहमत होनी चाहिए, तिजारत होनी चाहिए, मिलना जुलना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर उनकी अपनी पॉलिसी है, उनके अपने तरीक़ाकार है, आपकी अपनी पॉलिसी है, कुछ चीज़ों पे आपके इख्तलाफात हैं, कुछ के उनके आपके ऊपर इख्तलाफात हैं, वो रहते ही हैं। कोई हर मुल्क के ज़ाहिर आज़ाद है अपनी पॉलिसी बनाने में, ख़ारजा पॉलिसी, तो ये भी एक बड़ा टर्न है। इसके अलावा बहुत सारी बातें, लेकिन बहरहाल अब अगर सियासी उमूर की तरफ आए तो शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए। शहबाज शरीफ का आने का मतलब तो ज़ाहिर मफाहमाना पॉलिसी, और ज़ाहिर सी बात है कि उनके आने का भी एक सिलसिला देखें कि पहले जो उनकी पिटीशन थी लाहौर हाई कोर्ट में कि उनको रहा किया, मतलब ज़मानत पे रहा किया जाए, तो वो पहले ऐलान हुआ कि जी मंजूर हो गई है। बाद में पता लगा कि क्योंकि 2 जज थे, एक जज जो है वो से कहा कि मंजूर कर लो, दूसरे जज ने जो है उसको मंजूर करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ भी पता लगता है कि ज़ाहिर है कि ये दूसरा जज जो है वो बाद में कैसे बदला, क्योंकि इमरान ख़ान साहब नहीं चाहते, जो बकौल लोगों के कि इमरान ख़ान साहब नहीं चाहते थे कि ये शहबाज साहब आज़ाद हों,
और जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि जो कम्बिनेशन चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट का कि शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन और बिलावल, तो वो जो बातचीत होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उसके लिए वो जेल में रहें, बाहर ना आएँ, इस्टेब्लिशमेंट बातचीत ना कर सकें, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत ना कर सकें। लेकिन इमरान साहब ने प्रेशर डलवा कर वो फैसला एक जज के जरिए वो डाल दिया बीच में खटाई में। फिर उसके लिए रेफ़र दोबारा हाई कोर्ट के हेड के पास किया, चीफ जस्टिस के। उन्होंने फिर एक 3 रुकनी जज दोबारा बनाया रेफरी जजेस का पैनल, और उन तीनों ने राइट अवे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का डिमांड थी, तो उन्होंने रातों रात फैसला कर दिया तीनों ने कि जी ज़मानत मंजूर की जाती है और वो आज़ाद हो गए। तो इससे नज़र आता है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई हैं। नंबर वन की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कम अज़ कम इमरान साहब के साथ ज़रूर है जब तक कि उनकी हुकूमत चलेगी, लेकिन उस हद तक नहीं है कि इन्हीं को ही रखना है आगे अगले 5 साल 10 साल। और क्योंकि वो काफ़ी नाला हैं और वो अब तब्दीली के लिए तैयार हैं, माइनस नवाज शरीफ और मरियम। तो अब मरियम का क्या होगा और नवाज़ का क्या होगा, ये वो सवाल है। तो वो इसका जवाब भी बड़ा सिंपल ये है कि मिलता क्या है। अगर नून लीग को, क्योंकि सारे नून लीग में मैंने शुरू से कहा ना कि तमाम जितने लोग हैं वो भी तो वही है ना जो हमारा माशरा है, कि पैसे लेकर आए हैं, यानी लगा कर लाए हैं पैसे, खर्च करके इंतखाबात पे और पैसे बनाने आए हैं। और वो लोग वैसे भी जो छोटा ताजिर, बिजनेसमैन, सनतकार, जो कि नवाज शरीफ का एक पूरा सबसे बड़ा वोटर है ना सेंट्रल पंजाब का, तो वो तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जा भी नहीं सकता और ना बहुत अरसे तक रह सकता है, कि उनको भी पता है कि ताकत का मंबा तो वही है, कंप्रोमाइज़ तो करना ही है। तो कंप्रोमाइज़ का उनके पास शहबाज शरीफ मौजूद है जो काबिल कबूल भी है। तो ये सब बेसिकली सब शहबाज शरीफ के ही साथ हैं। लेकिन ज़ाहिर अवामी फ़िगर नवाज़ और मरियम की तो उनको तो ज़ाहिर है कि रखना ही पड़ता है। और ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये नहीं है कि शहबाज साहब कोई बगावत कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, वो रहेंगे अपने भाई के साथ। लेकिन जो है बातचीत में अब ये है कि उनको मिलता क्या है। अगर वो चीज़ें इतनी चीज़ें लेने में कामयाब हो जाते हैं जिससे नवाज़ साहब सेटिस्फाई हो जाएं, जो ज़्यादा नज़र आता है कि शायद नवाज़ साहब को वज़ीर-ए-आज़म ना बनना है, ठीक है एग्री कर लिया, मैं नहीं बनता। मरीम के बारे में हो जाए कि ठीक है यार 5 साल तक के लिए इनको मज़ीद 5 साल 6 साल के लिए पीछे हो जाएं, ज़बान खामोश कर लें या ज़बान की तलखी को कम कर दें, तो उस पर एग्री कर लें। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उनको दिया क्या जा रहा है। अगर उनको फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट मिलती है तो डेफिनेटली दे विल एग्री। तो ये वो सूरत हाल है। तो बातचीत हो रही है पसे पर्दा और चीज़ें पत्ते जो है खुलते चले जा रहे हैं। अब ये जो हंगामा आ रहा है, जलसा जुलूस, इस्तीफ़े, धरने, इनकी अब कुछ मुझे मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा। इसमें जो है ना सिर्फ ये हो रहा है कि मौलाना साहब अब जो हैं वो नवाज़ साहब से ये कह रहे हैं कि भाई फजलुर रहमान साहब, हमारे मौलाना साहब, कि भाई हमें भी यार बोलना जाना, जब बारगेन हो तो ऐसा ना हो कि आप भी अपना ले जाना, हम कहाँ जाएंगे, सारी मेहनत तो हमने की थी। फिर उस पार्टी अलग अपना चक्कर चला के पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के निकल गई और सिंध को बचा रही है अपना, और थोड़ा बहुत सेनेट वगैरह में तो उधर चक्कर चलाएगी या फेडरल में कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मांगेगी। तो बाकी तो हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला था। डेफिनेटली तो जब बातचीत फाइनल होगी नून लीग की तो उसमें मौलाना साहब का भी ख्याल रखा जाएगा, या वो कोशिश करेंगे कि रखें। लेकिन सियासत बेरहम है, पता नहीं जब आपको अपना मफाद मिल जाता है तो कौन पूछता है दूसरे को। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब होगा शौकत तरीन साहब आ जाएं या कोई और आ जाए, वो भी ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट लाइए, ये नहीं चाहते थे इनको, और इनका कोई ताल्लुक़ भी नहीं था इमरान साहब का।
तो लगता ही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इमरान काफ़ी वीक हो गए हैं, लेकिन उनको शायद ही मौका दिया जा रहा है कि टेन्योर आप पूरा कीजिए। दबाव जारी रहेगा, बजट के बाद भी बहुत अपोजिशन का दबाव होगा, महंगाई की और कोरोना, और उसके कोरोना की वजह से लोगों की परेशानियाँ, बेरोज़गारी, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोग परेशान बहुत हैं। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। और मुझे लगता है कि मरियम ने कह दिया कि भाई हम चाहते हैं कि हर हुकूमत 5 साल पूरे करे, तो क्लियर हो गया मामला कि भैया ये तो रहेंगे, दबाव पोजीशन जारी रखेगी, मामला काबिल कबूल होंगे। और फिर जहांगीर तरीन के शक्ल में एक ऐसा वो भी कर दिया, इमरान साहब को वीक इतना ज़्यादा कर दिया है कि भाई तुम्हारे ख़िलाफ़, तुम्हारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ तुम्हारे अंदर ही बगावत हो रही है भैया। तो वो बाकी लोग खड़े हैं, आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी नहीं ले सकते, आप किसी एमएनए को ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे। इवन जो कुछ तो पंजाब के वज़ीर भी हैं लंगड़ियाल वगैरह, उनके ख़िलाफ़ भी आप नहीं ले रहे, तो उससे और हौसला बढ़ रहा है, लोगों की तादाद बढ़ रही है। उन लोगों की बढ़ रही है जिनका ताल्लुक मोस्टली सेंट्रल पंजाब और पंजाब ही के उन इलाकों से है, जहाँ से उन्हें नज़र आ रहा है कि हमें पीटीआई के नाम पर टिकट, कि पीटीआई के टिकट पर या उसके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। तो वो अपनी साख बचाना चाहते हैं। वो नून लीग से बारगेन होती है तो उसके अंदर अपना टिकट चाहते हैं या जो भी है, तो उन्होंने बगावत का अलम बुलंद कर दिया है। तो ये वो बातें हैं। तो देखिए चंद दिनों में क्या कुछ होता है, तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।